हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम लोग अपने लेबर सीरीज का तीसरा वीडियो करेंगे, जिसमें हम अपना ट्रेड यूनियन एक्ट 1920, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर आता है। ठीक है, इसमें मर्ज कर दिया गया है। सेम प्रोविजंस हैं काफी सारे, तो जितने भी इसके मेन मेन प्रोविजंस हैं जो कि आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं, उन्हें हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए कौन सी इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन, जैसे कोई इंडस्ट्री है का ट्रेड यूनियन है जो सेंट्रल है, तो वहां पर गवर्नमेंट जो मेन होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई अगर स्टेट का इंडस्ट्री है और वो उसका ट्रेड यूनियन है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का अंडर होगा। ठीक है। अब मेन पार्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, इससे पहले जो है सिर्फ ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता था। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसे रिकॉग्नाइज किया गया। रजिस्ट्रेशन मतलब उसका ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर कर लिया गया। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए जो भी आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर करेंगे, ठीक है, ट्रेड यूनियन आप बनाने जा रहे हैं, तो पहले तो आपको याद रखना है कि उसमें जो भी ट्रेड यूनियन बनेगी उसमें कम से कम 10% या 100 वर्कमैन होने चाहिए। इससे ठीक है, मतलब इतने मिनिमम तो होने ही चाहिए एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। किसी भी ट्रेड यूनियन में इतने वर्कर्स तो होने ही चाहिए, या तो 10% हो, इतने वर्कर हो, या फिर 100 हो। मिनिमम इतना चाहिए। जब आप रजिस्टर कराना चाहेंगे तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए होंगे रजिस्टर कराने के। ठीक है। और इसके अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर एक बॉडी आती है जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है। ये रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार दो लोग आते हैं। रजिस्ट्रार ही है जो आप जिसके पास जाएंगे इसकी एप्लीकेशन लेके ट्रेड यूनियन की, और वही सारे फॉर्म जो है सारे चीजें एप्लीकेशन देखने के बाद आपका अप्रूव करेगा और उसका सर्टिफिकेट देगा कि आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर होगी। तो रजिस्ट्रार बॉडी ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आती है, इस चीज को याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि 10% या फिर 100 वर्कमैन से कम नहीं होनी चाहिए ट्रेड यूनियन में जब भी आप रजिस्टर कराने जाएंगे। और मिनिमम 7 लोग चाहिए होंगे जब आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराने जाएंगे। अच्छा, ये जो वाला जो एक्ट है, ये जो नया लेबर एक्ट आया है, ठीक है, 2020 वाला। ठीक है, नया जो ये इंडस्ट्रियल कोड आया है, इसके अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि 7 लोग मिनिमम चाहिए होंगे, लेकिन जो नया इंडस्ट्रियल कोड आया है, ठीक है, आईआरसी इंडस्ट्रियल कोरिलेशन जो आया 2020 का, और उसमें ये वाली जो है हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसे आप याद रखिए कि पुराने वाले में 7 मेंबर तो चाहिए होते थे। और जब भी आप जाएंगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कौन ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेरर है, कौन 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 है लोग, उन सबका पूरा आइडेंटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। और अगर ट्रेड यूनियन 1 साल से ऊपर से चल रही है, तो उसकी जितने भी एसेट और लायबिलिटीज के स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। कोई एसेट उसने बनाया है, किसी कोई जमीन है या फिर कोई भी उसके पास अकाउंट्स हैं, वो भी सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के पास। और इसमें जो रजिस्ट्रार होता है वो मेन होता है, जो कि आपकी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है। अब जब रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करेगा तो वो देता है सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, सारी कंडीशंस जो आपने अप्लाई करा है, सारे कागज वो से सही बना देता है, तो रजिस्ट्रार उसका दे देता है सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन को दे देता है। ठीक है। और यही सर्टिफिकेट होता है कि आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर हो चुकी है। इन केस इन केस अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि आपने जो है फ्रॉड किया है या फिर कोई बहुत मिस्टेक करी है कागजों में, तो वो जो है इसे कैंसिल और विड्रॉ भी कर सकता है। और उसके लिए कैंसिल से पहले वो 2 महीने का नोटिस देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 2 महीने का नोटिस आएगा कि आप जो भी कागज है, फ्रॉड है, जो भी आपका कागज सही नहीं है उन्हें सही कर लीजिए। वो कैंसिल करने से, विड्रॉ करने से आपको जो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट देगा, अगर उसे उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पहले आपको 2 महीने का नोटिस देगा। इन 2 महीने में आपको नहीं सही करते हैं तो वो जो है विड्रॉ कर लेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत विड्रॉ किया है, तो आप आगे जाके अपील कर सकते हैं उसकी कोर्ट में। ठीक है। तो हमें टाइम कितना देगा? 2 महीने का। 2 महीने का नोटिस देगा।
उसमें अगर आपको रजिस्ट्रार की आपको नोटिस देगा कि आपको कोई कुछ इस पे कागज को सही कर लीजिए, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका कैंसिल हो जाता है तो उसकी आप जो आपको लगता है गलत कैंसिल हुआ है तो उसके आप कोर्ट में आके अपील कर सकते हैं आके। कुछ जो है, अब ट्रेड यूनियन बना, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उसकी हर एक कंडीशन आती है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेड यूनियन का आपको एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, तो उसे आपको नोटिफाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 15 दिन पहले। ठीक है, कोई भी एड्रेस चेंज करने के लिए नोटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना पाया है तो 2/3 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी। जो भी मेंबर्स होंगे उसमें ट्रेड यूनियन में, उसके 2/3 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी अगर आपको नाम चेंज करना है ट्रेड यूनियन का। मान लीजिए किसी ट्रेड यूनियन का मर्जर है, 2 या 3 ट्रेड यूनियन मिल जा रहे हैं, आपस में मर्ज कर रहे हैं, तो 50% वोट हर ट्रेड यूनियन का, मतलब जितने भी मेंबर होंगे हर ट्रेड यूनियन में मेंबर होंगे, उनके 50% वोट हर ट्रेड यूनियन के मेंबर का चाहिए होगा। और 60% चाहिए होगा अप्रूवल के लिए। मतलब ये एप्लीकेशन डालने के लिए मर्जर की 50% वोट चाहिए होगा। और फिर जो फाइनल एप्लीकेशन को पास करने के लिए 60% वोट चाहिए होगा। ठीक है, सबका टोटल का 60% वोट चाहिए होगा कि इसे मर्ज करने के लिए। मान लीजिए ट्रेड यूनियन का डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब खत्म हो रही है, तब 7 मेंबर प्लस सेक्रेटरी का साइन चाहिए होगा विद इन 14 डेज। देना पड़ेगा कि हम ट्रेड यूनियन खत्म कर रहे हैं, तो उसके 7 मेंबर और सेक्रेटरी प्लस सेक्रेटरी को भी अपना 14 दिन के अंदर जो है आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हमें ट्रेड यूनियन जो है वो हटानी है, खत्म करनी है। और जो भी फिर ट्रेड यूनियन के पास जो भी एसेट होंगे, जब भी जो भी फंड होंगे, वो रजिस्ट्रार अपने हिसाब से डिवाइड कर देगा। ठीक है, फंड डिवाइडेड एज अ रजिस्ट्रार अप्रूवल। रजिस्ट्रार जो है उसके मेंबर्स में जो है फंड को डिवाइड कर देगा अपने हिसाब से। तो ये भी कोई भी चेंज या फिर कोई भी नेम चेंज, एड्रेस चेंज या फिर मर्जर के लिए ये पॉइंट आपका रखना है कि कितना कितना चाहिए हम लोग को इसमें। चलिए, अब आ जाते हैं ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन। ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन में तो ट्रेड यूनियन बन गई, तो अब इसमें ऑफिस बेरर कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। कोई भी ऑफिस बेरर ट्रेड यूनियन का हो सकता है, एक्सेप्ट ऑडिटर को नहीं होना चाहिए, कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, और कोई प्रॉफिट होल्डर नहीं होना चाहिए। होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, वो किसी और पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। कोई मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी तरह का सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर भी नहीं हो सकता, कोई मंत्री ना ऑडिटर हो सकता है। बाकी कोई भी इसका ऑफिस बेरर बन सकता है, कोई वर्कर बन सकता है, ये कोई भी इसका ऑफिस बेरर बन सकता है। ये 3 लोग नहीं बन सकते। ट्रेड यूनियन की जो होते हैं, हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, हर जो भी मेंबर बनेगा, जो भी इसका ऑफिस बेरर बनेगा, प्रेसिडेंट, जो भी चेयरमैन, जो भी उस ट्रेड यूनियन का बनेगा, वो 3 साल के लिए होता है। हर 3 साल में इलेक्शन होता है। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए उसकी, और वो पिछले 5 साल में किसी भी चीज में दोषी ना पाया गया हो। ठीक है, तो पिछले 5 साल में किसी भी चीज में दोषी ना पाया गया हो। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। अच्छा, ट्रेड यूनियन की जो डेफिनेशन है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर जो माइनर की जो डेफिनेशन है, उसके अंदर माइनर 15 से 18 साल वाले बच्चों को लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि अगर ट्रेड यूनियन में की माइनर डेफिनेशन में बच्चों की एज क्या है, तो 15 से 18 साल वाले बच्चों को माइनर कहा जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। ठीक है, और ये मेंबर हो सकते हैं, ये ऑफिस बियरर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑफिस बियरर की एज मिनिमम 18 होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है आपको, जैसे इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो पहला वाला एक्ट था, उसमें इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का ही प्रोसेस था। ठीक है, तो उसे रजिस्टर करने का प्रोसेस था। अच्छा, जो भी एम्प्लॉय मान लीजिए रिटायर्ड हो गया, या फिर बाहर का है, मतलब जो उसने रिट्रेंच हो गया या फिर डिसमिस्ड हो गया, वो भी ट्रेड यूनियन का पार्ट रहेगा। ठीक है, उसे बाहर आउटसाइडर नहीं कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट ही हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं रह सकता, वो भी ट्रेड यूनियन का पार्ट रह सकता है। कोई अगर डिसमिस्ड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तब भी वो ट्रेड यूनियन का पार्ट रहेगा। अब जो है लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर हो जाएगी, उसके पास क्या क्या
पावर रहती हैं। ठीक है, वो एक बॉडी कॉपरेट हो सकती है, उसको वो अपने एक कॉमन सील के अंदर काम करेगी, उसके पास पावर होगी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। ठीक है, और किसी को सू कर सकती है। ठीक है, किसी को किसी पर, और कॉमन सील के अंदर काम करेगी, और इससे इम्यूनिटी भी मिलेगी। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज और सिविल इम्यूनिटी भी से मिलेगी ट्रेड यूनियन को। और ये ट्रेड यूनियन, ये सोसाइटी कोऑपरेटिव और कंपनी एक्ट जो होता है ना, ये सोसाइटी एक्ट 1980 या कोऑपरेटिव एक्ट 1912 या कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, इसके अंदर नहीं आता है, गवर्न होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर ट्रेड यूनियन जो है इन एक्ट्स के अंदर नहीं आते हैं, ये इनसे बाहर होते हैं, इन्हें इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल और सिविल की, और इनके पास ये पावर रहती है। ट्रेड यूनियन के पास दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है जनरल फंड और दूसरा होता है पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड वो फंड होते हैं जिससे, जब मान लीजिए किसी को सैलरी अलाउंस जाते हैं, जो भी उसके ऑफिस बेरर होते हैं, प्रेसिडेंट चेयरमैन मेंबर्स जो होते हैं ट्रेड यूनियन के, उनकी ऑफिस सैलरी अलाउंस, कुछ लीगल एक्सपेंस है, मान लीजिए कोई केस अगर ट्रेड यूनियन लड़ रहा है, या फिर कोई कंपनसेशन है मेंबर्स का देना, या फिर उनके एजुकेशनल या वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम करना, एक्ट्रेस, जो भी और भी वेल चीजों के लिए ट्रेड यूनियन में जो ये जनरल फंड है वो यूज किया जाता है। ठीक है, इन सब कामों के लिए जनरल फंड यूज करते हैं। जो पॉलिटिकल फंड है, वो इसके इलेक्शंस, क्योंकि हर 3 साल में इलेक्शन होता है, तो उसके उसे कराने के लिए, मीटिंग के लिए, पब्लिकेशंस के लिए वो पॉलिटिकल फंड यूज किया जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल फंड में देना कंपलसरी नहीं है, मतलब वॉलंटरी है, आपको जैसा नहीं है कि हर वर्कर को पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए जो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करता है तो अच्छी बात है, नहीं भी कंट्रीब्यूट भी करता है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसे इक्वल राइट दिए जाएंगे। तो ये दो तरह के फंड हो गए, एक हो गया पॉलिटिकल फंड, एक हो गया जनरल फंड। ठीक है, दो तरह का फंड होता है। अब क्या हुआ है कि जो नया कोड आया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है, हमने पहले तो बताया था कि पहले जो था वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड तो हो जाता था, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो है, इस जो नया कोड निकला है उसमें एक दो नए टर्म निकले हैं। पहली बात तो ये, मान लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही यूनियन है, तो उसे जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए नेगोशिएटिंग यूनियन। नेगोशिएटिंग यूनियन का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये, मान लीजिए कोई भी, जब भी वर्कर्स अपनी कोई बात मनवाने के लिए एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, इंडस्ट्री के पास जाते हैं, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब ट्रेड यूनियन मिलके जाते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो अगर बहुत सारे ट्रेड यूनियन होंगे, तो कई बार ये बात अटक जाती है कि कौन जाके वर्क एम्प्लॉयर से बात करेगा, कौन सा ट्रेड यूनियन जाके एम्प्लॉयर से बात करेगा। ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ये लाया गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक ही ट्रेड यूनियन है पूरी इंडस्ट्री में, तो उसे ही नेगोशिएटिंग यूनियन बना लेंगे, मतलब वही जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा, वही जाके वर्कर के बिहाफ पे एम्प्लॉयर से बात करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियन है, बहुत सारे ट्रेड यूनियन है, तो जिसके पास 51% मेंबरशिप होगी, मतलब जिस ट्रेड यूनियन के पास 51% से ज्यादा मेंबर होंगे, वर्कर्स होंगे, उसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, और वही नेगोशिएटिंग यूनियन कहलाएगा, मतलब कलेक्टिवली बार्गेनिंग करने के लिए, एम्प्लॉयर से बात करने के लिए, कोई भी बात मनवाने के लिए, ये जो 51% वाला ट्रेड यूनियन है वही जाएगा। ठीक है, वही नेगोशिएटिंग यूनियन कहा जाएगा। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं, लेकिन किसी के पास भी 51% जो है स्ट्रेंथ नहीं है वर्कर्स की, तो उस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे नेगोशिएटिंग काउंसिल। ठीक है, उस कंडीशन में नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा, मतलब 3-4 ट्रेड यूनियन मिलके एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगे, और हर ट्रेड यूनियन की, उसकी भी एक कंडीशन है। जब नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा तो 3-4 ट्रेड यूनियन मिलकर बनाएंगे, 3-4-5 जितने भी ट्रेड यूनियन मिलकर बनाएंगे, उनके पास 20% मेंबरशिप तो होनी चाहिए। ठीक है,
हर ट्रेड यूनियन के पास 21% मेंबरशिप होनी चाहिए, तब वो जाके नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाए। तो ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है। और ये 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, ये नेगोशिएटिंग यूनियन जो है 3 साल के लिए बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, ये नया टर्म है। आप ये याद रखिए, 51% जिसके पास होगा वही नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगा। अगर 51% इन केस नहीं होता है तो नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी, और जो भी नेगोशिएटिंग काउंसिल में जो भी ट्रेड यूनियन आएंगे पार्ट लेने, उनके पास कम से कम 20% मेंबरशिप वर्कर्स की होनी चाहिए। चलिए, ये पेनल्टीज हैं। मान लीजिए ट्रेड यूनियन है और वो रिटर्न्स नहीं कर रहा है, फाइल कर रहा है, तो ये उसका फाइन है, बहुत ही नॉमिनल फाइन है, 5 रुपये, 5 रुपये वीक। ठीक है। मान लीजिए कोई फाल फॉल्स एंट्री करा दी किसी वर्कर की, या ओमिशन, तो 500 फाइन। ठीक है। कुछ सप्लाइंग फॉल्स इन्फो, ठीक है, कोई गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए भी 200 रुपये फाइन। तो ये सब जो है फाइन है, जैसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग का ये जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि ईपीएफओ के लिए जरूरी है एग्जाम के लिए, वो हमने सारे कवर कर लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट लॉ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।